नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञानकृत क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे खगोलीय पिंडों के बारे में, तारों के बारे में, नक्षत्र मंडल के बारे में, ध्रुव तारे के बारे में, सौरमंडल के बारे में, उसके बाद सूर्य के बारे में, उसके बाद ग्रहों के बारे में, फिर पृथ्वी के बारे में, फिर उपग्रहों के बारे में, फिर चंद्रमा के बारे में, फिर क्षुद्र ग्रहों के बारे में, उल्काओं के बारे में और आकाशगंगा के बारे में। ये वीडियो न केवल क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी बल्कि उनके लिए भी रहेगी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जियोग्राफी शब्द है वो किस भाषा से बना हुआ है। आपको पता है कि इंग्लिश में जो है भूगोल को जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी ये किस भाषा का शब्द है और हिंदी में इसको हम भूगोल कहते हैं। ये किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है वो है जी और दूसरा है ग्राफिया। अगर हम जी की बात करें तो जी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना या फिर वर्णन करना। तो अगर हम बात करें कि ज्योग्राफी का क्या अर्थ होता है तो इसी हिसाब से ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी के बारे में लिखना या फिर पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। अगर हम बात करें भूगोल शब्द की तो जो भूगोल शब्द है वह दो शब्दों भू और गोल से बना हुआ है, जिसमें भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है गोलाकार। तो इस हिसाब से भूगोल का जो अर्थ होता है वो होता है जो पृथ्वी गोलाकार है उसके बारे में बताना। इसी के साथ अगर हम बात करें कि अगर हम जियो शब्द के साथ कुछ और शब्द जोड़ें, जैसे अगर हम इसके साथ जोड़ दें लॉजिया, तो इसका जो अर्थ होता है वो हो जाता है पृथ्वी का अध्ययन। अगर वहीं पर हम इसके साथ मैट्रिया जोड़ दें तो इसका अर्थ हो जाता है पृथ्वी का मापन। वहीं पर अगर हम इसके साथ आयड्स जोड़ दें तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यानी जो पृथ्वी के आकार के समान दिखता है वह। ये तो रही बात हमारी कि ज्योग्राफी शब्द कैसे बना है, किस भाषा से बना है और इसका अर्थ क्या होता है, और भूगोल जो शब्द है वो किस भाषा से बना है और उसका अर्थ क्या होता है। और उसी के साथ हमने बात की कि अगर हम जियो के साथ लॉजिया जोड़ दें, मैट्रिया जोड़ दें या ऑयड जोड़ दें तो उसका क्या अर्थ होता है। चलिए अब आगे देखते हैं खगोलीय पिंडों के बारे में कि खगोलीय पिंड जो है वो क्या होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में सेलेस्टर बॉडी भी कहते हैं। अगर हम खगोलीय पिंडों की बात करें तो आकाश में दिखाई देने वाले सभी पदार्थ, यानी आकाश में जो भी पदार्थ हमें दिखाई देते हैं वो सभी खगोलीय पिंड होते हैं। ये जो है आकार में बड़े होते हैं और साथ साथ में गर्म होते हैं, गैसों से बने हुए होते हैं और अपनी ऊष्मा व प्रकाश भी होता है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी ना तो ऊष्मा होती है और ना ही प्रकाश होता है। तो ऐसे जो खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं और ये जो ग्रह होते हैं ये तारों से अपना प्रकाश प्राप्त करते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, तो जो खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करता है उसे हम खगोल
शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्रियों को इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। अगर हम बात करें भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री की, तो वो है आर्यभट्ट। ये भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी हैं और साथ-साथ में प्राचीन खगोल शास्त्री भी हैं। अगर हम बात करें आर्यभट्ट के बारे में, तो इनके नाम से भारत का जो पहला उपग्रह है, वो भी जो कि 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। किसकी सहायता से? तो ये छोड़ा गया था सोवियत संघ की सहायता से। चलिए अब आगे देखते हैं तारों के बारे में। अगर बात करें तारों के बारे में, तो जो खगोलीय पिंड होते हैं, उन्हीं को हम तारे कहते हैं। पर तारे जो होते हैं, वे आकार में जो है बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों से बने हुए होते हैं और साथ ही साथ इनकी अपनी ऊष्मा होती है और अपना प्रकाश होता है। हमारे सौरमंडल का सूर्य है, वह भी एक तारा है। चलिए अब आगे बात करेंगे हम नक्षत्र मंडल या तारामंडल के बारे में। तो नक्षत्र मंडल या जो तारामंडल होता है, वो तारों का समूह होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, तो एक अर्सा मेजर है और जो दूसरा है वो है बिग बियर। अगर हम बात करें प्रसिद्ध तारामंडल की, जो कि अर्सा मेजर का भाग है, वो है सप्तऋषि तारामंडल, जिसे आप यहाँ इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये जो आपको तारे चमकते हुए दिख रहे हैं, ये सप्तऋषि तारामंडल है। चलिए अब आगे बात करते हैं ध्रुव तारे के बारे में। ध्रुव तारे को हम उत्तर तारा भी कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। ध्रुव तारे की पहचान जो है या इसका पता हम लगाते हैं सप्तऋषि तारामंडल के द्वारा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में। और ध्रुव तारे को हम उत्तर तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें उत्तर दिशा को बताता है। और प्राचीन काल के जो लोग थे, वो दिशा का पता लगाने के लिए ही इस तारे का प्रयोग करते थे। चलिए अब आगे बात करते हैं सौरमंडल के बारे में, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। सौरमंडल का अर्थ होता है सूर्य प्लस 8 ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर प्लस आ जाते हैं उपग्रह प्लस क्षुद्र ग्रह प्लस धूमकेतु। ये सभी जो है मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अगर बात करें कि सौरमंडल जो है, इसका नाम सौरमंडल कैसे पड़ा, तो प्राचीन जो रोम कहानियाँ थी, उसमें सौर का प्रयोग किया जाता था सूर्य देवता के लिए और सौर शब्द का प्रयोग किया जाता था सूर्य से संबंधित के लिए। इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। चलिए अब आगे बात करेंगे हम सूर्य के बारे में। सूर्य जो है वो सौरमंडल के बिल्कुल एकदम मध्य में स्थित है। यह बहुत बड़े आकार का है और बहुत गर्म है। और गुरुत्वाकर्षण जो बल है इसका, उसके कारण पूरा जो सौरमंडल है वो एक साथ बंधा हुआ है। और सूर्य जो है वो सौरमंडल के लिए ऊष्मा व प्रकाश का एकमात्र साधन या स्रोत
है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यानी सूर्य जो है सौरमंडल के लिए ऊष्मा का सिर्फ एकमात्र स्रोत है। इसके अलावा ऊष्मा और प्रकाश सौरमंडल को कहीं और से प्राप्त नहीं होता है। अगर हम बात करें सूर्य की पृथ्वी से दूरी के बारे में, तो ये लगभग 15 करोड़ है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में समय कितना लगता है? तो ये लगभग 8 मिनट लगते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें प्रकाश की गति की, तो वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इतनी गति होने के बाद भी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। चलिए अब आगे बात करते हैं ग्रहों के बारे में। तो खगोलीय जो पिंड होते हैं उन्हें ही हम ग्रह कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें ग्रहों के बारे में, तो इनका न तो अपना प्रकाश होता है और न ही अपनी ऊष्मा होती है। ग्रहों को प्रकाश जो है वो सूर्य से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं सौर मंडल में ग्रहों के बारे में। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जो किस प्रकार है। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरे पर आती है हमारी पृथ्वी, चौथे पर मंगल, मंगल के बाद आते हैं बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, और इसके बाद आते हैं नेपच्यून। अगर हम बात करें बुध के बारे में, तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। इसके अलावा शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, क्योंकि शुक्र का जो आकार व आकृति है वह कैसी है, एकदम पृथ्वी जैसी। पृथ्वी के बारे में आप इसको जानते ही होंगे कि पृथ्वी जो है उस पर जीवन पाया जाता है। मंगल की बात करें तो मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस जो है, इन ग्रहों के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। यानी जैसा आपने रिंग्स देखी है, शनि ग्रह के चारों तरफ ऐसे रिंग्स हैं, तो वैसी ही रिंग्स बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर पाई जाती है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का एक अद्भुत ग्रह है, क्योंकि इस पर जीवन पाया जाता है। न तो पृथ्वी अधिक गर्म है और ना ही पृथ्वी अधिक ठंडी है, और पृथ्वी पर पानी व हवा भी मौजूद है, जिसके कारण यहाँ पर
जीवन पाया जाता है। अगर हम बात करें सूर्य से दूरी के अनुसार, तो सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है। अगर हम बात करें आकार के अनुसार, तो जो पृथ्वी है वो पांचवा बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो ध्रुव है वहां पर चपटी है, जिसके कारण इसका जो आकार है वो कैसा है, वो है भू आव। इसे हम इंग्लिश में जियो आइड आकार का भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के समान। वहीं पर अगर हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह हमें नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे कैसा नीला ग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के लगभग दो तिहाई भाग पर पानी है, यानी कि लगभग 71% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं उपग्रहों के बारे में। उपग्रह जो होते हैं वो ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो कि ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो उपग्रह होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं मानव निर्मित। जैसा कि हम इनके नाम से पता लगता है, जो कि प्राकृतिक होते हैं वो प्रकृति द्वारा स्वयं बनाए गए होते हैं, और जो मानव निर्मित होते हैं वो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। ये जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं इनका प्रयोग जो है मानव ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। चलिए अब आगे बात करते हैं हम चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा है वह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगर चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है तो जाहिर सी बात है कि ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अगर बात करें चंद्रमा के आकार की, तो इसका आकार पृथ्वी की तुलना में लगभग एक चौथाई है, यानी पृथ्वी का एक चौथाई भाग है। और इसकी अगर पृथ्वी से दूरी की बात करें, लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। यह जो है हमें बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है बाकी ग्रहों की तुलना में, इसलिए हमें यह आकार में कैसा बड़ा दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, यह जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश लगभग 1.3 सेकंड में पहुंचता है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा अपने अक्ष पर और पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूरा करता है। तो पृथ्वी का एक चक्कर जो है वो चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, और अपने अक्ष पर भी लगभग 27 दिनों का ही समय लगाता है, जिस कारण यह होता है कि चंद्रमा का हमें केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसके अलावा आपने पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में सुना होगा। जब हमें चंद्रमा
पूरा दिखाई देता है तो उसे ही हम पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा के ठीक 15 दिनों बाद अमावस्या आती है, जिसमें हमें चाँद जो है वो दिखाई नहीं देता है। यानी जो अमावस्या वाली रात होती है, उस दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए अब आगे बात करते हैं क्षुद्र ग्रहों के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो होते हैं तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अलावा छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी कि ऐसे छोटे-छोटे पिंड जो सूर्य और ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये तो बात हो गई कि क्षुद्र ग्रह हम किन्हें कहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि क्षुद्र ग्रह जो हैं, वह कहाँ पाए जाते हैं? तो जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल व बृहस्पति जो है, इनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यानी क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति की जो कक्षा है, यानी ये मंगल ग्रह हो गया और ये बृहस्पति ग्रह हो गया, तो इनके बीच जो ये जगह है, यहाँ पर जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं उल्काओं के बारे में। अगर बात करें कि उल्काएं होती क्या हैं, तो ये चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यानी चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उन्हें हम उल्काएं कहते हैं। ये उल्काएं जो हैं ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, जैसा कि हमने जाना। लेकिन कभी कभी ये जो उल्काएं ये पृथ्वी के एकदम नज़दीक आ जाती हैं और पृथ्वी में गिरती हैं। जब ये गिरती हैं तो वायु में घर्षण करती हैं, जिसके कारण यह गर्म हो जाती हैं और जल जाती हैं, जिससे एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और ऐसा लगता है कि कुछ तेज रोशनी पृथ्वी पर आ रही है, जिसके कारण अधिकतर जो उल्काएं हैं वो वायुमंडल में ही नष्ट हो जाती हैं। लेकिन फिर भी कुछ उल्काएं जो है पृथ्वी पर गिर जाती हैं, जिससे पृथ्वी पर क्या हो जाते हैं? जिससे पृथ्वी पर गड्ढे हो जाते हैं। भारत में एक ऐसी झील है जो उल्का के गिरने से बनी हुई है। आप मुझे उसका नाम कमेंट करके बताएँगे और ये भी बताएँगे कि वो भारत में कहाँ पर है। चलिए अब आगे बात करेंगे हम आकाशगंगा के बारे में, जिसे हम मिल्की वे या गैलेक्सी भी कहते हैं। तो ये जो आकाशगंगाएँ होती हैं, ये क्या होती हैं? लाखों तारों का समूह होती है। यानी बहुत सारे तारे, जैसे हमारा सूर्य है, वैसे ही अनेक तारे जो होते हैं, उनको हम आकाशगंगा कहते हैं। सौरमंडल है, वो भी एक आकाशगंगा का ही क्या है? भाग है। इसके अलावा लाखों आकाश गंगाएँ मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इसी के साथ इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही या कमेंट बॉक्स में ही इसका लिंक उपलब्ध करवा दूँगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।